Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 20 अक्टूबर 2024 इतवार के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हादरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध के रिहायशियों ने दरियाए सिंध को बचाने की जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। कराची से बदीन तक दरिया बचाओ मार्च किया गया। दरिया बचाओ मार्च काफिला SUP के चेयरमैन सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम और मसरूर सियाल की क़यादत में बदीन पहुंचा तो वालहाना इस्तकबाल किया गया। बदीन में जलसा मुनक़्क़द किया गया। जलसे से खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि हुकूमत चोलिस्तान के लिए कैनाल बनाना चाहती है। हुकूमत को चोलिस्तान तो नज़र आता है लेकिन सिंध का सहरा नज़र नहीं आता। हुकूमत को सांगड़ और थर पार करके लोग नज़र नहीं आते। हमारी बेटियां मीलों तक सफ़र करके पानी लाती हैं। हुकूमत को उनके मसाइल नज़र नहीं आते। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंधु दरिया हमारी रूह है, हमारा दिल है। हम दरिया सिंध पर एक नहर भी नहीं बनाने देंगे। जो लोग दरिया सिंध पर कब्ज़ा करना चाहते हैं हम उनसे मुकाबला करेंगे। अयाज लतीफ़ ने मज़ीद कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब आप कहते हैं कि मैं सिंध के मैंडेट से आया हूँ। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मैं सिंध के मैंडेट से आया हूँ, मुझे सिंध के लोगों ने चुना है। अगर बिलफर्ज अगर आप सपोज धामनी से नहीं आए, सपोज आप जेन्युइनली जीत के आए हैं, तो जहाँ से आप जेन्युइनली बकौल आपके जीते हैं उन वहाँ के लोगों के साथ ये हशर करना चाहिए। वहाँ के लोगों की नौकरियां पब्लिक सर्विस कमीशन के एवज बेचकर, उनकी रोजगार बेचकर, उन मुलाजमों की इंतजार में बैठे हुए लोगों की एज रिलैक्सेशन खत्म करके, उम्र की हद घटाकर, उनके MD के पेपर आउट करके, उनके रोजगार को तबाह करके, उनके फसलों को तबाह करके, उनका पानी रोककर, उनके कैनालों को तबाह करके, उनकी जमीनों को बंजर बना के ये मैंडेट का एहसान लौटा रहे हैं। आपकी इर्सा को ये इख्तियार किसने दिया? आपके इख्तियार आला में बैठे हुए उन गुजरात और सेक्रेटरीज को ये इख्तियार किसने दिया कि वो रोकते हुए CCI को, वो रोकते हुए पार्लियामेंट और सिंध के लोगों को वो सिंध के खिलाफ फैसले दे दें। जलसे से खिताब करते हुए सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि इरसा एक्ट तरामीम और सिंध दरिया पर 6 नए कैनाल बनाने का फैसला सिंध को बंजर बनाने की साजिश है जिसे नाकाम बना देंगे। जरदारी और पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ गद्दारी के मरतकब हो रहे हैं। 3 सूबों में सियासी अदम इस्तेहकाम ज़िंदगी और मौत का मसला है जिससे वफाक कमज़ोर होगा। 26वीं मजूज़ा आइनी तरामीम दरअसल आइनी मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। उसका मज़ीद कहना था कि हम अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए निकले हैं। हम अवाम को आगाह करने आए हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का मसला है। नई नहरों की वजह से पूरा सिंध खुश्क साली का शिकार होगा। पानी की कमी से न सिर्फ ज़राअत मुतासर होगी बल्कि हैदराबाद और कराची समेत तमाम शहरों में पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं होगा। इसलिए सिंध की अवाम के लिए ज़रूरी है कि अपने हक़ों के लिए मैदान में निकलें। उसका मज़ीद कहना था, अगर आप लोग मुल्क में ऐसे फैसले करेंगे तो यकीनन ये फेडरेशन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। आप इस फेडरेशन को बनाने वाले फेडरेटिंग यूनिट का एहतराम नहीं करते। आपको चाहिए अगर 48 लाख एकड़ उसकी जमीनें चाहिए और उसका पानी चाहिए तो आपको पता नहीं कि इसका नुकसान क्या होगा। ये हमारे 4 मंजिला कोटरी बराज के ये बदीन, कंडो, मोहम्मद खान, सिजावल, ठट्टा, ध्यान चोरो ये बैरन हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। कराची का पानी जो कराची के वहां से जाता है इसी से, कराची के 2 सोर्सेस हैं, एक बारिश से हब डैम, दूसरा कराची का सोर्स है इंडस से, जो अगर जहां से पानी खत्म करेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा शहर है उसका पानी मुतासर होगा। तो आपके महलात बने कुछ कंपनियों के पैसे बने
پاکستان کی اکنامی کو خاص فرق نہ پڑے، کیونکہ ہم برباد ہوں گے، دوسرے آباد ہوں گے، پاکستان کی وہی رہے گی. لیکن لاکھوں ایکڑ برباد ہوں، کروڑوں لوگ ادھر سے دربدر ہوں، تو یہ کہاں انصاف ہے؟ جلسے کو حسام مرزا، امیر آزاد پنور، سردار عبدالرحیم اور دوسروں نے خطاب کیا. جی ایس سندھ رہبر کمیٹی کا اجلاس حیدرآباد میں جی ایس سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض علی چاندیو کی زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں جسکم کے چیئرمین اسلم خیرپوری، قومی پارٹی کے چیئرمین نواز خان زور، جی ایس سندھ تحریک کے چیئرمین سوریا سندھی، پنہل جمالی، محمد علی خشک، ڈاکٹر خوشحال کالانی، مصطفیٰ عمرانی اور نعمان راجپت شریک ہوئے. اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کے معدنی وسائل اور دریائے سندھ پر پنجاب قبضہ کر رہا ہے، جسے ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ سندھ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، نہریں اور ڈیم بنا کر سندھ کے پانی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے خلاف ہم مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اجلاس میں پنجاب پولیس کے ہاتھوں قومی کارکن ساجن ملک خانی کے قتل اور قومی کارکنوں کی جبری گمشدگی کی شدید مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ لاپتہ قومی کارکنان کو فی الفور آزاد کیا جائے. 26 اکتوبر کو جی ایس سندھ محاذ نے مٹیاری میں احتجاج کا اعلان کیا. جسکم کی جانب سے 27 اکتوبر کو عمر کوٹ میں ہونے والے احتجاج اور 10 نومبر کو جسکم آریسر کی جانب سے اعلان کردہ احتجاج کی حمایت کا اعلان کیا گیا. جسکم کے چیئرمین اسلم خیرپوری کو متفقہ طور پر 6 ماہ کے لیے کمیٹی کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا. جی ایس سندھ رہبر کمیٹی کے جانب سے 24 نومبر کو ٹنڈو محمد خان میں انتہا پسندی، دریائے سندھ پر قبضے، گرین پاکستان کے نام پر سندھ کی زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاجی ریلی کا بھی اعلان کیا گیا. سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی نے اعلان کیا ہے کہ سندھ ترقی پسند پارٹی 30 اکتوبر کو دریائے سندھ سے نہریں نکالنے اور سندھ مخالف منصوبوں کے خلاف ببرلو بائی پاس پر دھرنا دے گی. حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 نومبر کو سکھرن بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، جبکہ 20 نومبر کو حیدرآباد کے ہٹڑی بائی پاس پر ایک بڑا دھرنا دیا جائے گا. ہم 24 نومبر کو کراچی کے فوارہ چوک پر لاکھوں لوگوں کے دھرنے کا اعلان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم دریائے سندھ کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. احتجاجی تحریک جاری رہے گی. پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر قادر مکسی نے مزید کہا، پاکستان کو سیاسی تجربے گاہ کی لیبارٹری بنایا گیا ہے. یہاں عوام کے وزڈم کو، اسٹریٹ وزڈم کو کبھی بھروسہ نہیں کیا جاتا. یہاں اسٹیبلشمنٹ کے جو کارندے ہیں، وہ بیوروکریسی ہو، سول بیوروکریسی ہو، وہ فوجی بیوروکریسی ہو، یا سرمایہ دار کچھ جاگیردار خاندان جو 1947 سے لے کر اس ملک کو قبضے کیے ہوئے ہیں، عوام کو بنیادی حقوق سے انہوں نے محروم رکھا ہے. جتنے بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں وہ سب عوام کی مرضی کے خلاف کیے گئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے وجود کے خلاف کیے گئے ہیں. اس وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا. پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے. اور ابھی جو پسماندہ پاکستان ہے کہ بلوچستان کا رخ دوسری طرف ہے، پشتونخوا کچھ اور سوچ رہا ہے، پنجاب کے اقدار پرستولہ کچھ اور سوچ رہا ہے، پنجاب کے روشن خیال نوجوان کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور سندھ ان سارے زاویوں سے کٹ کر وہ اپنے قومی وحدت کے استحکام کے لیے، اپنے بنیادی حقوق، اپنے دریا کے پانی کی بحالی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے. تو ہم اس ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام سے اور پارلیمانی نظام سے نہ کبھی ماضی میں مطمئن رہے ہیں، نہ ہی کوئی ماضی قریب میں مجھے کوئی چانس لگتا ہے کہ ہم ان کی روش سے مطمئن ہو سکیں. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی حکمران ہیں، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور جو بڑی جماعتیں ہیں پارلیمان میں حصے دار، بلوچوں کے نمائندے ہیں، پشتونخوا کے نمائندے ہیں، ایون پی ٹی آئی ہو، اور سندھ کے جو نیشنلسٹ نمائندے ہیں، ان سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے مستقبل کو کیا کرنا ہے، کس طرح چلانا ہے، اس کے بابت ایک گرینڈ مشورے کی ضرورت ہے. جب تک یہ گرینڈ مشورہ نہیں ہوگا، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی
नेशंस उनके नुमाइंदों की राय कहीं भी फैसले में शामिल नहीं होगी तो फिर इसी तरह होगा जो पाकिस्तान के 77 सालों में हो रहा है। ये जो भी हुकूमतें आइन की तब्दीली, तरामीम, कानून साजी के अमल में दिन रात लगे हुए हैं, सौदेबाजी चल रही है, उनका अवाम के मफादात से, अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सीधा वास्ता नहीं है। ये अपने इक़्तिदारी मफादात, अपनी लूट खसूट को कायम रखना और अपने इक़्तिदार को अपने बच्चों तक मुंतकिल करना, खानदान से खानदानों तक इक़्तिदार मुंतकिल करने की जो साजिशें होती हैं, ये इन्हीं कामों में मसरूफ हैं, जिससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए आपने देखा होगा कि अवाम बिल्कुल इनके किसी, कल बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ हैदराबाद में जलसा किया, पीपल्स पार्टी वालों की दावत थी कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, लेकिन मेरी मोहतात राय है कि वो PMPA मैंने वज़रा, मुशरा, मुख्तियारकार, तपेदार और सारे इंतजामी मशीनरी के अफसर, उन सारों के पैसे लगाने के बाद, गाड़ियां किराए पे देने के बाद, बिरयानी की देगे देने के बाद भी यौम मादरे वतन से कोई बड़ा इज्तिमा नहीं था। तो लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि क़यादत के पास उनके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम है। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि आप आइन बना रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं, फलाने जज को निकालना है, फलाने को सीधी उंगली से घी नहीं निकला, टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, इससे किसी का कोई वास्ता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि उनके बच्चों के रोजगार का क्या होगा, उनके बरसातों में बच्चे रुल गए, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। जो कौमी सोच रखते हैं वो कहते हैं कि मुल्क की जो 4 इकाइयां, उनकी खुद मुख्तियारी, कौमी वहदतों के इस्तेकाम और उनकी खुद मुख्तियारी का क्या होगा, उनके मुआशी वसाइल पे किसका इख्तियार और हक होगा, पाकिस्तान कौन से जमहूरी बुनियादों पे, कौन सी रवायात पे चलेगा। अवामी तहरीक के मरकजी ऑर्गेनाइजर एडवोकेट वसंतरी, एडवोकेट साजिद हुसैन महसर और अब्दुल रहमान समो ने अपने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरान दरियाए सिंध के सौदागर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गैर कानूनी सिंध दुश्मन के नाल और डेमो के हवाले से CIA का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा करने के बजाय भारतीय फिल्मों के हीरो की तरह घर बैठकर कबूतर के जरिए कैनालों के मुतल्लिक़ वफाक को खत दे रहा है। वज़ीर आला सिंध का ऐसा इक़दाम सिंध के अवाम के साथ धोखा है। पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों ने हर दौर में सिंध के अवाम से फ्रॉड किया है। अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध के अवाम की कौमी मिल्कियत है, सिंध के अवाम के लिए जीने का सहारा है। सिंध के अवाम दरिया के मामले पर पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की बदनीयती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्सा एक्ट में तरामीम में मुल्क का ऐवान सदर बराह रास्त मुलविस है। अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हैदराबाद में जलसा किया। इस जलसे में बिलावल भुट्टो ने पानी के मामले पर एक लफ्ज़ भी ज़बान से बाहर नहीं निकाला। इससे वाज़ेह होता है कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरान दरियाए सिंध पर डाकुओं में पंजाब के हुक्मरानों के साथ बराबर के शरीक हैं। साना ने दरियाए सिंध पर नई नहरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी नई नहरों की तामीर पर वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करे। साना ने दरियाए सिंध पर नए डैम के मंसूबे की शदीद मुखालफत करते हुए वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है कि सिंध की अवाम और बैरून मुल्क मुक़ीम सिंधी कभी भी दरियाए सिंध से मजीद नहरें नहीं बनने देंगे। साना की जानिब से जारी करदा प्रेस बयान में कहा गया है कि पानी की तकसीम के मामले पर वफाकी काबीना फरीक नहीं बन सकती, क्योंकि ये सूबों का मामला है। पंजाब आईनी इदारों को तोड़ने और नहर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है। साना के सदर डॉक्टर मकबूल हॉली पटोर और जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक राजपर ने कहा कि सिंध हुकूमत महज बयानात की हद तक मुखालफत न करे। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली इस गैर आइनी और सिंध दुश्मनी के खिलाफ ऐवान में आवाज़ बुलंद करे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। साना ने SUP के सेव द इंडस रिवर मार्च को बर वक्त इकदाम करार देते हुए तमाम सियासी और समाजी जमायतों से शिरकत की अपील की। साना के रहनुमाओं का कहना है कि इट्सा एक्ट में तरमीम चौलिस्तान केनाल, चुबारा केनाल और कारपोरेट फार्मिंग की आड़ में सिंध की ज़मीनों की लूट मार के खिलाफ SUP समेत हर सियासी जमायत को तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए।
बयान में मजीद कहा गया है कि चंद रोज़ कबल मुतनाज़ा चोलिस्तान कैनाल मंसूबे की मंजूरी के बाद से उसे एकिंग को भिजवा दिया गया है, जबकि सिंध हुकूमत इस मंसूबे को पहले ही मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठा चुकी है। मलिर की कदीम बस्तियों को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। कल भी पुलिस की भारी नफरी गुलाम मोहम्मद गोट पहुंची। मलिर एक्सप्रेस वे जैसी मुतनाज़ा मंसूबे के लिए गुलाम मोहम्मद गोट के घरों को इंक्रोचमेंट दिखाकर मिसमार करने की कोशिश की। इस मौके पर रिहायशियों ने बताया कि गुलाम मोहम्मद गोट मलिर का कदीम गांव है। ये इस वक्त भी मौजूद था जब अंग्रेज़ कराची को बाकी हिंदुस्तान से कनेक्ट करने के लिए रेलवे की लाइनें बिछा रहे थे, इसलिए इस रील बुन भी कहा जाता है। आज इसी गांव को इंक्रोचमेंट कहकर उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। मलिर के लोगों से अपील है कि वो गुलाम मोहम्मद गोट पहुंच जाएं। आज इस मिसमारी को रोकना होगा। कराची प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी ने साजिर मल्लूखानी, सरमद भैयो और विनेश कुमार के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही शीरीन एजाज, फहमीदा रियाज, नजमा महेश्वरी, लतीफ़ इब्राहिम गजाला और दीगर कर रहे थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि 14 माह कबल सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद से जबरी लापता होने वाले तालिब इल्म साजन मल्लूखानी को पंजाब पुलिस ने झूठे मुकाबले में शहीद किया है। साजन मल्लूखानी को 14 माह कबल 1 सितंबर 2023 को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था। उनकी बाजियाबी के लिए सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किए, जबकि साजन मल्लूखानी की वालदा की मदय्यत में सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में उनकी जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आइनी पटिशन दाखिल कराई गई थी। उन्होंने मुतालबा किया कि साजन मल्लूखानी की जबरी गुमशुदगी और कत्ल मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला थम न सका। बलूचिस्तान के ज़िले नौशकी में फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारते हुए 9 अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया। फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वालों की शनाख्त मास्टर फरीद अहमद वल्द हाजी दौलत खान बादीनी, अब्दुल मालिक वल्द हाजी करम खान, मुमताज़ बलोच वल्द हाजी अमानुल्ला, इकबाल बलोच वल्द हाजी अमानुल्ला, हबीब बलोच वल्द अली दोस्त, शरीफ जान वल्द प्रामवस खान, शाह सलीम वल्द हाजी फाजिल खान, जहूर जान वल्द हाजी फाजिल खान और असफंद बलोच वल्द नजीबुल्लाह के नामों से हुई है। वाज़ेह है कि रवां महीने के शुरू से ही बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात में इजाफा और शिद्दत देखने में आई है, जहां इससे कबल बलूचिस्तान समेत कराची से 39 अफराद जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने हैं, जिनमें से 5 अफराद बाजियाब हुए, 34 ताहाल लापता हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP के सेनेटर्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ ही BNP का कॉल पर बलूचिस्तान में एहतजाजन शाहराहों को बंद कर दिया गया। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो की अगवा के खिलाफ BNP के कारकुनों के धरने बलूचिस्तान भर में जारी हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान भर में ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी एलामिये के मुताबिक पार्टी के सेनेटर्स के अगवा के खिलाफ BNP केज की जानिब से डी बलोच रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। BNP सोराब की जानिब से कोयटा कराची शाहरा को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आईनी तरमीम के मुखालिफ है, जिसकी वजह से उनके सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है, लिहाजा हम एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं। जब तक उनको मंजर आम पर नहीं लाया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि बरोज़ ताकत खुफिया तरीके से लाई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि 1 माह से हंगामी सूरत-ए-हाल है, आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आईनी तरमीम पर लगी है। उन्होंने कहा कि 1973 के आइन को 51 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो रातों रात खुफिया तरीके से इसमें तरमीम की ज़रूरत पेश आ गई, और ऐसी तरमीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान तबके के लिए बाइस शर्म बन रहा है। उनका कहना था कि आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं है, लेकिन हुक्मरान तबके को इसको पब्लिक करने में शर्म आ रही है। जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हों, उसके हर शहरी को इसके लिए जानना ज़रूरी है। सियासी जमायतों और उनके कारकुनान को इस बारे में इल्म होना चाहिए। अख्तर मेंगल ने कहा कि अजीब सी बात है कि आइनी तरामीम को एक खुफिया दस्तावेज़ की तरह रखा जा रहा है और वो मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम हो रहा है। कभी एक तरफ से ड्राफ्ट सामने आता है तो कभी दूसरी तरफ से आता है। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है, हुकूमत या उसके इत्तेहादी अपोजिशन, या फिर वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा आइन को ख़तरा रहा है, जिन्होंने हमेशा इस आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। दकी में कोयले की कान पर होने वाले हमले के बाद से ज़िले भर में कोयला सप्लाई मुअत्तल है। लेबर एसोसिएशन के मुताबिक अदम तहफ़्फ़ुज़ के 40,000 से ज़ायद मजदूर आबाई इलाकों को 1200 से ज़ायद कोयला चिल्ले गए हैं।
ज़िले के 50,000 गैर मकामी मजदूर काम करते कानों में 150 तक ट्रक सिंध, पंजाब और थे रवाना दीगर शहरों को कोयला सप्लाई करते थे। लेबर एसोसिएशन का कहना है कि कोयला सप्लाई मुअत्तल होने से पाकिस्तान में सनती पैदावार भी मुतासिर है। एसोसिएशन के मुताबिक वर्षान में कोयला ज़खायर का हजम 25 करोड़ टन से ज़ायद है, जहां कोयले की 2600 कानों में 80,000 मजदूर काम करते हैं। लेबर एसोसिएशन का कहना है कि बरसान हुकूमत ने दकी अमले में जाम बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, ताहम हमले में जाम बहक 21 अफराद को ताहाल मुआवजा नहीं मिला। पंजगोड़ से फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले 2 भाई साबिर नूर और आबिद नूर वल्द नूर की जबरी गुमशुदगी और अदम बाजियाबी के खिलाफ लवाहिकीन और इलाके का एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। 2 भाइयों की रिहाई के लिए चौथे रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी रहा, जहां लवाहिकीन ने आबिद नूर और साबिर नूर की बाजियाबी का मुतालबा किया। बलोच यकजहती कमेटी ने बलोच शहरियों की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि खामोशी को तोड़ना, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़े होना के उन्वान से एहतजाजी मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। एहतजाजी मरहले का आगाज़ कराची से किया जाएगा, जहां बाद अज़ां हब से होते हुए खुशदार और दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कराची के इलाके लियारी ली मार्केट में रिहायशी इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी है। घर के सरबराह फारूक और 2 बेटों को पुलिस ने शामिल तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है। लियारी ली मार्केट में वाक़ फ्लैट से एक ही घर की 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली। मकतूलिन में माँ, बेटी, नवासी और बहू शामिल हैं। घर के सरबराह फारूक का कहना है कि मैं रात को अपनी बेटी को छोड़ने गया था। जब वापस आया, गेट के अंदर से किसी ने नहीं खोला तो चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एहलिया, बेटी, नवासी और बहू की गला कटी लाशें मौजूद थीं। बानी पीटीआई इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेल ज़रा के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमाओं की सरजिश कर दी। ख्याल रहे कि पीटीआई का वफद आईनी तरामीम पर बानी पीटीआई से मशावरत के लिए अडियाला जेल गया था। जेल ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से कहना था कि आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। जेल से निकलने के लिए जो प्लान मैंने दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना था कि मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए गए मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। जेल ज़रा का कहना है कि बानी चेयरमैन पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अधूरी रही। सगियों के करीब लड़की ने मुबैना तौर पर गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली। 16 साल गफ़ार ने जहर पी लिया। लवाहिकीन ने लड़के को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की। बताया जा रहा है कि लड़के ने मुबैना तौर पर गुर्बत की वजह से खुदकुशी की है। 7 में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि पुलिस की नाअहली की वजह से शहर में बदअमनी फैली हुई है। अगर बदअमनी पर काबू न पाया गया तो 28 अक्टूबर से तहरीक शुरू की जाएगी और बदअमनी के खिलाफ DSP ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। जैकबाबाद में अवामी तहरीक की जानिब से जेम्स अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के खिलाफ एहतजाजी जुलूस मोहम्मद शोबान अबरू, गुलाब जान मेंगल, मोहम्मद हसन, हुसैन बख्श बिरोही और दीगर की क़यादत में निकाला गया। मुजाहिरीन ने जुलूस निकालकर शहर में मार्च किया और जेम्स इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर धरना दिया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इस अस्पताल को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। करप्शन की वजह से अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है और गुर्बत गरीब मरीज दर बदर हैं। उन्होंने कहा कि जेम्स डायरेक्टर को फिल4 हटाकर ईमानदार अफीसर मुकर्रर करके अस्पताल को तबाही से बचाया जाए। सिंध में मजीद 2 नए पोलियो वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 39 तक पहुँच गई है। नेशनल EOC ने सिंध से 2 मजीद पोलियो केसेस की तस्दीक की है। मुतासरा 2 बच्चों में ज़िले सांगढ़ से 1 लड़की और ज़िले मीरपुर खास का 1 लड़का शामिल है। नए केसेस के बाद मजमूई तौर पर मुल्क भर में से रिपोर्ट केसेस में से बलूचिस्तान से 20, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 5 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1 केस शामिल है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे।
बेफेस तरामीम के उन्वान से नामवर मुसन्निफ अमर जलील ने लिखा, 1947 से आज तक पाकिस्तान अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ऐसी बेहुदा बात कहने की मैं जसारत भी नहीं कर सकता। ऐसी बात कहने के बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती, खूब अंधेरा छा जाता है और फिर आप पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हो। किसी को पता नहीं चलता कि आप कहाँ और कैसे गायब हो जाते हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि आपको जिन गायब कर देते हैं। एक शख्स का 25-26 बरस का नौजवान बेटा पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। उस शख्स को यकीन था कि उसके बेटे को जिन उठा कर ले गए हैं। मैं आपको 50 बरस पुराना किस्सा सुना रहा हूँ। अदालतों से मायूस होने के बाद वो शख्स आज तक जिन भूतों और राक्षसों से अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका नौजवान बेटा बजाते खुद भी सीनियर सिटीज़न हो चुका होगा। मुझे यकीन है कि मेरा हम उम्र और हम असर दोस्त खुद भी नहीं जानता था कि उसका नौजवान बेटा इस दिलफरेब दुनिया में मौजूद है या कि अनदेखी ज़्यादा दिलफरेब दुनिया की तरफ कूच कर गया है। मगर यकीन में बड़ी बरकत होती है। आप नंगे पाँव दहकते हुए अंगारों पर चल सकते हैं। मैं बहुत कुंभे वाला आदमी हूँ। ये दुरुस्त है कि मैंने मुल्क के इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल में रत्ती बराबर इजाफ़ा नहीं किया है, मगर अपने तड़पोतों और पड़पोतों से लेकर बेटे बेटियों के लाओ लश्कर के साथ मुल्क की आबादी में खूब इजाफ़ा किया है। मुझे मालूम है कि 1947 से लेकर आज तक लोग खड़े खड़े, खाते पीते, सोते जागते गायब हो जाते हैं। मैं ही नहीं चाहता कि मेरे मुंह से ऐसी नाज़ेबा बात निकले जिसकी पादाश में जिन भूत और राक्षस मेरे बच्चों को उठा कर ले जाएं और उनको गायब कर दें। जिन भूत आसानी से किसी को छोड़ते नहीं, और अगर छोड़ते हैं तो उनका हुलिया बिगाड़ कर छोड़ते हैं। उनकी आंखें तो होती हैं मगर वो देख नहीं सकते। उनकी नाक भी सलामत होती है मगर वो सूंघ नहीं सकते। उनके मुंह में ज़बान भी होती है मगर वो बोल नहीं सकते। उनके सर में भेजा तो होता है मगर वो सोच नहीं सकते। वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे रूह फरसा अखूबतों से गुजरें। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, अर्ज़ कर दूँ कि ज़िंदगी में एक मर्तबा गुम हो जाने के बाद आप दोबारा गुम नहीं हो सकते। बहुत पहले मैं ज़िंदगी में गायब हो चुका हूँ। कोई मुझे तलाश नहीं कर सकता। मैं किसी कहानियाँ वहाँ से लिखता हूँ जहाँ मैं गुम गश्ता ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। कुछ महरमों और कुछ नामुहर्रमों को यकीन है कि मैं मर चुका हूँ। वल्लाह आलम बिल सवाब, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे सिर्फ एक शेर की सतर लिखने की इजाज़त दीजिए। कुछ न समझे खुदा करे कोई, मुल्क को नाजुक तरीन दौर से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत आइन में रद्दोबदल की भरपूर तैयारियां कर रही है। मेरा सियासत से कभी बिलावास्ता या कभी बिलवास्ता पाला नहीं पड़ा। बिरयानी की एक प्लेट खाकर मैं सरदार साईं को वोट देता हूँ। मेरे वोट को और मेरे जैसे अल्लाह लोगों को सियासतदान कीमती वोट कहते हैं। मेरे वोट की कीमत बिरयानी की एक प्लेट के बराबर है। उसको आप सियासत से मेरा इक़्तिसादी और माशी ताल्लुक़ कह सकते हैं। उसको आप सियासत से मेरा सियासी ताल्लुक़ नहीं कह सकते। इस नाबकार ताल्लुक़ को पेट पूजा कह सकते हैं। इत्तफ़ाक़ की बात है कि हम कंगलों की मुआशी पार्टी का नाम है पेट पूजा पार्टी। अंग्रेज़ी में मुख़फ़्फ़ है PPP। हमारी पार्टी की अक्सरियत पाकिस्तान की अक्सरियत के बराबर है। हमारी पार्टी में बड़ा बोल बोलने वालों ने आइन में तरमीमों की हिमायत की है और आलीशान तजावीज़ दी हैं और हुकूमत वक्त से इस्तदा की है कि इन तरामीम को जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी समझा जाए। रोज़े अव्वल से जमहूरियत रीढ़ की हड्डी के लिए तरसती रही है। रीढ़ की हड्डी के बग़ैर पाकिस्तान में जमहूरियत कबड़ी जमहूरियत की अलामत बन चुकी है। इसलिए पाकिस्तानी जमहूरियत को मिसाली जमहूरियत बनाने के लिए PP की तजावीज़ को अवलियत दी जाए। आप भी इन तजावीज़ को पढ़ लीजिए। तरमीमी तजावीज़ पढ़ने के बाद आप अगर कबड़ी जमहूरियत को सीधा खरा और खड़ा देखने के लिए अपनी तरफ से नायाब तजावीज़ देना चाहें
दिल जमाई से दे सकते हैं। रिटायरमेंट एज, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सर्जन, एक साइंसदान को आप 60 बरस की उम्र में रिटायर कर देते हैं, जबकि वो तब तक मयार की आला सतह तक पहुंच चुके होते हैं। अगर एक MNA, MPA या सेनेटर के लिए आपने रिटायरमेंट की उम्र का तयन नहीं किया, वो मुल्क चलाने के लिए कवानीन बनाते हैं। 70, 80, 90 बरस की उम्र तक असेंबलियों में ऊँघते रहते हैं, असेंबलियों में सो जाते हैं। PP की तजवीज़ है कि कानून साज असेंबली के मेंबरान की रिटायरमेंट उम्र का तयन होना चाहिए। उन्हें भी सरकारी मुलाजमीन की तरह रिटायर करना चाहिए। ऊँघते हुए और जमाइयाँ लेते हुए कानून साज असेंबली के मेंबरान मुल्क चलाने के लिए ऊँघता हुआ और जमाइयाँ लेता हुआ कानून बना सकते हैं। तो तालीमी लियाकत, दफ्तरों में क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट क्या काम करते हैं आप सब जानते हैं। वो मुल्क चलाने के लिए कवानीन नहीं बनाते, मगर मुलाजमत के लिए उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी समझा जाता है। पार्टी की तजवीज़ है कि कानून साज असेंबलियों का मेंबर बनने के लिए MNA, MPA और सेनेटर के लिए तालीमी लियाकत मास्टर से कम नहीं होनी चाहिए। खेल ख़त्म, पैसा हज़म, बहुत सी आइनी तरामीम और तजावीज़ रह गई हैं। अगले किसी किस्से में उनका जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल इन 2 तरामीम के बारे में सोचिए। सब नकली है के उन्वान से आत्मा शिराजी ने लिखा। ज़माने की अपनी चाल है और चाल की चाप वही सुनाई देती है जिन पैरों में जान हो, और जान भी ऐसी के निशान बाकी रहें। अफसाने हकीकत बनेंगे और ख्वाब से पहले ताबीर होगी। शेर में लफ्ज़ों की जगह एदाद बोलेंगे। रूह के बिना जिस्म और दिल बग़ैर एहसास मसनूई जहन नकली शख्सियतें बनाएंगे और कंप्यूटर गुफ्तगू करेंगे। हू बहू आपका लहजा होगा, आपका चेहरा होगा, आपकी शख्सियत होगी। लफ्ज़ बातें करेंगे मगर बातों से खुशबू न आएगी। लब हिलेंगे मगर चाशनी न होगी। आंखें होंगी मगर अक्स न होगा। महबूब मोहब्बत के बग़ैर, चाहत बग़ैर ज़रूरत और इश्क बिना ऐन होगा। भला इस दुनिया में और क्या काम होगा जनाब, ज़माना अपनी चाल चल गया है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते TV पर ख़बरें पढ़ता असली से बेहतर इत्तलात देता मगर नकली एंकर देखा। गोश्त पवस्त का इंसान सवाल पूछ रहा था और रोबोट दुरुस्त जवाब दे रहा था, यानी रोबोट में फीड की गई इत्तलात या गूगल सर्च का इंजन धड़ाधड़ ज़बान का इंजन चला रहा था। इंसानी जहन के मुवाफिक रफ्तार रोबोट के दिमाग की असलियत पर कोई शुबा भी जाहिर न कर रही थी। अभी वर्ता हैरत में थे कि एक खबर ने चौंका दिया। रोबोट रेस्टोरेंट में काम करेंगे, ऑर्डर लेंगे, डिलीवर करेंगे और तनदही से काम सर अंजाम देंगे। न छुट्टी की झंझट, न ही कोई किलकिल, न तनख्वाह का मसला, न कोई मेडिकल और दीगर लवाजमात। जिस तवातर से मसनूई जहानत की असल मसनूआत मंजर आम पर आ रही हैं, खौफ का एहसास हुआ है कि क्या इंसान भी अपनी अक्ल इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन फिर तिफल तसल्ली दी कि इस जहानत के पीछे भी तो असल दिमाग इंसान का ही है, भला इसको कौन पछाड़ सकता है। एक खबर नज़र से गुजरी कि एक रोबोट में फीड करदा प्रोग्राम खुद साइंसदान की जान ले गया, क्योंकि रोबोट के खुदकार निज़ाम ने कंट्रोल हाथ में ले लिया और यूं प्रोग्रामर इसी रोबोट के हाथों काम आया। ये खबर चौंका देने वाली बिल्कुल न लगी, क्योंकि हमारे यहाँ हकीकतन ऐसा हो चुका। वतनी अजीज़ में ये तजुर्बा यूँ हुआ कि सियासी रोबोट तैयार करने वालों ने यहाँ भी खुदकार निज़ाम का बटन दबा दिया और यूँ अब सियासी रोबोट गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से प्रोग्रामर को नाकों चने चबवा रहा है। अब जब दुनिया चैट GPT और मसनूई जहानत के शाहकार तजुर्बों से मुस्तफ़ीज़ हो रही है, हम दुनिया से इस मामले में कहीं आगे निकल चुके हैं। मसनूई जहानत के तैयारशुदा एंकर और सहाफ़ी अब मंजर आम पर आ रहे हैं, जबकि हम गुज़िश्ता कम अज़ कम 2 दिहाइयों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में इससे कहीं पहले मसनूई जहानत के तौर पर प्रोग्राम्ड सहाफ़त का फ़ायदा उठा रहे हैं।
और मुसलसल फैक्ट्रियों में ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो फीडेड इतलात देकर मखसूस नुक्ता नज़र के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। अब जब चैट GPT के तजुर्बे हो रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे दानिश्वर मखसूस हालात के पेश नज़र तैयार करने की सलाहियत मौजूद है जिनका नुक्ता नज़र मज़हब से लेकर औरत और समाज से लेकर मईशत तक सिर्फ फीडेड प्रोग्राम के गिर्द घूमते हैं और हमारे यहाँ मकबूल भी हैं। वतनी अजीज़ में फैक्ट्रियाँ तो दूर की बात, ऐसी नर्सरियाँ और गमले तक मौजूद हैं जहाँ सियासी नज़रिए, बयानिए और नुक्ता नज़र की ख़ास ऐनकें और ख़ास लबो लहजे तक तराशे जाते हैं। ख़ारजा पॉलिसी से लेकर मुआशी पॉलिसियों और निगरां हुकूमत से लेकर मुंतखब हुकूमतों, यहाँ तक कि निगरां वज़ीर आज़म से लेकर मुंतखब वज़राए आज़म तक तराशे गए और उन्हें मकबूलियत का दर्जा भी मिलता रहा। ऐसे ऐसे मुनसिफ तख्लीक किए गए कि जिनकी जहानत औताक में ही रही और ख़ुदकार इंसाफ दस्तयाब होता रहा। इन मसनूई मुनसिफ़ों ने कभी किसी को सरे दार चढ़ाया और कभी किसी को सरे बाज़ार। मसनूई जहानतों, रोबोटों और नकली जहनों के इस दौर में हमने नकली नज़रिए, नकली चेहरे, नकली रहनुमा, जॉली डॉक्टर, जाली पायलट, मसनूई एंकर, नकली सहाफ़ी और दानिश्वर और छोटे दिमागों की बड़ी शख्सियतें तो बनाई, मगर असली जहन रखने वालों को असल मकाम नहीं दे सके। जब मुल्क में निगरां हुकूमतों की तश्कील का वक्त आता है तो न जाने क्यों मेरा ध्यान नकली जहानत के शाहकार रोबोट्स की जानब जाता है। क्यों न एक बार रोबोट्स को निगरां हुकूमतें चलाने का इख्तियार दिया जाए, क्योंकि इस बारे में आइन की कोई रुकावट मौजूद नहीं। बेनज़ीर भुट्टो का बिलावल के नाम ख़त। सिंध की ख़वातीन से माफ़ी मांगो। नौजवान मुसन्निफ़ बाबर अली पली लिखते हैं, मेरे प्यारे बेटे बिलावल, उम्मीद है आप खैरो आफ़ियत से होंगे, लेकिन मैं और सिंध इस वक्त न ही किसी खैर की तवक्का में हैं और न ही हमें किसी आफ़ियत की उम्मीद है। बेटे, मैं ये ख़त आपको ना सिर्फ रंजो अलम की कर्बनाक कैफियत के माबेन लिख रही हूँ, बल्कि मेरा ये ख़त मेरी इन सिसकियों और अश्कों का परवाना है जो मैं न किसी को कह सकी और न ही कोई सुन सका। ये ख़त उस जमात के जनाज़े के बहुत देर बाद लिखे गए मेरे तासुरात हैं, जिसके नज़रिए के लिए न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे ख़ानदान के कई अरकान को अपनी जानों का नजराना दान करना पड़ा। मेरे प्यारे बेटे, कल मेरी यहाँ बिलावल से मुलाकात हुई। वो बिलावल नहीं जिसकी हुक्मरानी तले जमहूरियत को सर बाज़ार रसवा किया गया, उस जमहूरियत को जिसके लिए मैं जान कुर्बान करने से पीछे न हटी, बल्कि उस बिलावल से मुलाकात हुई जिसके नाम की मीरास में तुझे सौंप आई थी। बागबान के मखदूम बिलावल इंतहाई रंजीदा हैं, उसकी आंखें अश्कबार हैं। कहते हैं कि वो जिस हक की सदा बुलंद करते चक्की में पिसता रहा, उस हक के पैरोकार आज भी तेरे नाम पे हासिल करदा इख्तियार की चक्की में पिस ही रहे हैं। मैं इससे पूरी मुलाकात के दौरान आंखें चुराती रही, नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं बांध पाई। शाबे का रक्स, ज़ियाउल हक के कहके और मखदूम बिलावल के अश्क और दुख में गहरी आवाज़ हर लम्हे मेरे सीने के ज़ख्मों से चीर करती रहती है। बेटे, मैं समझ सकती हूँ इक़्तिदार की मसलहतें आइंदा की दानाई को धुंधला देती हैं, लेकिन ये डगर दिमाग के साथ साथ दिल के दरीचे भी खोल कर रखने के मुत्तकाज़ी हैं। बिलावल बेटे, वक्त की फितरत में ठहराव हरगिज़ नहीं। वक्त की अच्छी बात यह है कि कठिन और मुश्किल वक्त ठहरता नहीं, गुजर जाता है, लेकिन बुरी बात यह है कि सदा अच्छा वक्त भी नहीं रहता। इक़्तिदार का सूरज जल्द या देर ढल ही जाना है, लेकिन जो याद रखा जाएगा वो दौराने हुकूमत रवा रखा गया तुम्हारा तर्ज़ अमल होगा। बिलावल बेटे, मैंने तुम्हारी ये तो तरबियत हरगिज़ न की थी कि तुम्हारे इक़्तिदार के
तुम के न तले नहते और पुरअमन मर्द, औरतें और बुजुर्ग यूं सड़कों पर घसीटे जाएं, इज़्ज़तें पामाल की जाएं, लोगों से उनके जमहूरी हकूक़ छीने जाएं और तुम उफ तक न कहो। कराची में जिस तरह अमन के मुतलाशी लोगों के साथ तुम्हारे हुकूमत ने बर्ताव किया वो सिर्फ निहायत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी था। अब मैं यहाँ आलम बाला में सर ऊंचा करके किस हक से चलूँ? बेटे, आज ही मेरा ज़ियाउल हक से सामना हुआ। वो अपनी नज़रे की फ़तह की खुशी से सरशार है। लेकिन मेरे बेटे, मार्टिन लूथर ने तारीख़ में बड़ा गहरा असर छोड़ा है। फ़ुर्सत के लम्हों में उसके बारे में ज़रूर मालूमात लेना। उसने अपने किसी एक ख़िताब में कहा था, किसी भी शख्स की असल पहचान उससे नहीं होती कि वो आसान और सहल वक्त में कहाँ खड़ा था, बल्कि उससे होती है कि उसने मुश्किल और कठिन वक्त में क्या किया। तारीख़ में तुम्हारी मीरास तुम्हारे इन इक़दाम के बिना पर जानी जाएगी। अब ये आप पर है कि आप तारीख़ में अपनी क्या मीरास छोड़कर जाना चाहते हो। मैं ये मुख्तसर सा ख़त इसी इल्तिजा के साथ इख्तिताम कर रही हूँ कि मेरी जानिब से बसित एहतराम और इंतहाई नदामत से इन अदीबों, शायरों और औरतों से माफ़ी की दरख्वास्त करना। तुम्हारी अम्मी बेनज़ीर भुट्टो। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, आज़ादी का पौधा जवानों के खून से सैराब होकर परवरिश पाता है। इनकलाब कम ज़र्फ़ लोगों का काम नहीं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन।